साथ कुंवर जावेद साहब का शेर व शायरी और कविता का भी आज स्वागत करेंगे। मैं श्री नगेंद्र प्रसाद भार्गव जी से आग्रह करूंगा वो अपना वेलकम एड्रेस प्रदान करने का कष्ट करें। भार्गव साहब ले लो, घुमा ले, कर लो। नागेंद्र भाई साहब आप वेलकम एड्रेस करें प्लीज। का टेलीफोन कहाँ है? आपकी तो वीडियो ही गायब हो गया है। जी साहब 1 मिनट लेट हो गया शायद इसलिए गायब हो गया। आप नहीं अभी नहीं, बाद में। अब भाग के जाते हो? हाँ हो गया अंग्रेज ने कर दिया। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार साहब, सभी को बहुत बहुत वेंकटेश जी स्वागत है आपका। अरे वेंकटेश भाई बहुत बहुत नमस्कार। आज वेंकटेश भाई ने ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लग रहा है। हेलो वेंकटेश। हेलो आंटी, गुड इवनिंग। भार्गव साहब का कहाँ गया? तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाए यार वो उनके एब्सेंस में? भार्गव साहब को तो बुलाना पड़ेगा। फोन कर ले। स्टॉप वीडियो कर। हाँ बंद कर दे। नहीं उसको वैसे चालू कर। सॉरी। हाँ प्रेस। ठीक है। कैलेंडर मेरा ये वाला फोटो लगा। You have dialed is currently busy. आ गए। भार्गव साहब का स्वागत है। मैं भार्गव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वेलकम एड्रेस ब्रजकला केंद्र के लिए दें। ब्रिजवासियों को, ब्रिज स्नेहियों को इस वार्ता श्रृंखला की 5वीं कड़ी में मैं सबको देख करके बहुत आनंदित हूं और सबका स्वागत करता हूं। आज की कड़ी में जो आपको सुनने को मिलेगा वो है हमारी विदुषी मित्तल जी, जो कि जेनरेशन गैप के ऊपर जो आज की सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या पर और उसके समाधान पर आप लोगों को परिचित कराएंगी। मैं आप लोगों के स्वागत के साथ साथ कुंवर जावेद का भी स्वागत करना चाहता हूं कि कुंवर साहब ने आज हमारी प्रार्थना कहूं तो सही शब्द होगा आपका हुक्म, आपका आदेश, आपका आदेश। वो हमारे प्यार को स्वीकार करके और आज की वार्ता में आने का जो हमारा अनुरोध स्वीकार किया है उसके लिए मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे की कार्यवाही के लिए, और जो लोग इस समय डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो हमारे हैशटैग पे वो हमारे फेसबुक पे चले जाएं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर सब लोग मौजूद हो सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का सब भाइयों का स्वागत करते हुए कार्यवाही को
शुरुआत करने की गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद भार्गव साहब। मैं कैप्टन एसपी चौधरी साहब से आग्रह करूंगा केंद्र का ब्रीफ में परिचय देने का कष्ट करें। एसपी चौधरी साहब प्लीज। थैंक यू भाई साहब। सभी भाई लोगों को, बहनों को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। ब्रिज कला केंद्र एक एनजीओ है जिसका सॉरी ये अप्रूव्ड एनजीओ है which is exclusively committed and devoted for the development of bridge culture, bridge heritage, bridge music, and various other concerned organizations and poets, Krishna Leela, and all others. And bridge culture artists is devoted to Lord Krishna, Buddha, Jainism, culture, and saints. Bridge, in 1962, way back, by late Shri Ram Narayan Agarwal ji, popularly called as Bhaiya ji, and founded by Shri late Govind Das ji, Padma Bhushan, and Member of Parliament, lifelong Member of Parliament, and also Speaker of the Independent India. It was formally inaugurated by Morarji Desai in Sapro House in Delhi. It has been blessed by people like Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, and various other dignitaries. Now, it has been worked for over years and devoted itself to the various cultural and development activities. The major projects which has been undertaken by this has been Bridge Dham, establishment of Bridge Dham. And Bridge Dham is being an auditorium of more than 600 people housed in it. It has got a library, it's got museum, it's got Sangeet Vidyalaya established, and it will have, I think, people to accommodate, visiting people to accommodate in their guest house also. This is already functional, and it has been a major effort by our people like Goel Saab, Garg Saab, and all other, Dr. S.K. Agarwal, Bhargav Saab, and others. Their contribution has been tremendous establishment of this bridge. The major project activities taken by Bridge Kala Kendra are in the fields of art and culture. And some of the is like Holi Festival, Kavi Sammelan, Ashtami, which has unfortunately been stopped due to COVID. Now, in order to cover up the loss that we have heard for these activities, we have started the Zoom meetings, initiative of Shri Goel Saab. So it is a good thing that we have started. जी, मुझे लगता है कि आपने श्री एसपी चौधरी भाई को ये नहीं बताया कि आज उनको जर्मन में बोलना चाहिए था, न कि अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी लोग समझते नहीं हैं। ये ब्रिज भाषा के लोग जितने भी हैं वो जर्मन समझते हैं। आगे से दीपक कम से कम पूरी ब्रीफिंग दिया करो, तो एसपी जो हैं वो इतने भाषाओं के ज्ञाता हैं। अगर जर्मन में बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता आज का प्रोग्राम।
हमें आपको समझ में भी आ जाती। जी माफी चाहूंगा, मैं हिंदी में भी ऐसा परफेक्ट नहीं हूँ कि आपकी तरह भाषण दे सकूं, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। और क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम जो है विदेशों में गुजरा है जी, इसलिए मुझे थोड़ा इसमें कन्वीनियंट होता है, तो इसलिए मैं इसमें बोल दिया। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं एक्सेप्टेड। हाँ, मैं इसको नहीं करूँगा। प्रेम की जरूरत है, भाषा की जरूरत कम है। तुमने प्रेम दिया वही काफी है। बिल्कुल सही यू कहा, आर सही वेलकम, यू कहा, आर वेलकम। बहुत सही कहा। प्रेम दिया वही काफी। दीपक जी आगे बढ़िए। जी चौधरी साहब कंटिन्यू करें प्लीज। नहीं, आगे चल दिए, हो गया, अच्छा काफी हो गया। इनको जानते हो तुम? ये भार्गव, देखो ये भार्गव को जानते हो? जिला के GK2 में रहते हैं। कृष्णाद अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के कवि श्री कुंवर जावेद साहब का संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें। एक मिनट विश्वनाथ जी, मैं शशि प्रभा तिवारी जी का स्वागत करता हूँ। मुझे मालूम है विश्वनाथ कि जी एक मिनट रुकिए, मैं शशि प्रभा तिवारी जी का स्वागत करता हूँ। वो अपना वीडियो ऑन करें। और हमारे बीच में है मेघा शर्मा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और कौन जुड़े हैं? मीना गुप्ता जी, नीलम मिश्रा जी, वीरेंद्र गोयल जी, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आगे बढ़िए। तो मुझे मालूम है आप सब लोग बड़ी आतुरता से जावेद जी को सुनने के लिए प्रतीक्षा में है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जावेद जी कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। आपने MA उर्दू साहित्य में उर्दू साहित्य में MA किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की है, और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में भी आपने गोल्ड मेडल से पास किया है। जावेद साहब अपने देश में कोई नई शख्सियत नहीं है जिनको परिचय के मोहताज हो। आप हमारे देश में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कवि सम्मेलन, वह लाल किले से होता है, और उसमें भी आप कई बार शरीक हो चुके हैं। आप 20 वर्षों से प्रेस क्लब ऑफ कोटा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 1979 से लगातार अब तक आपको अनेकों पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी गिनती और नाम बता करके मैं आपके और उनके बीच में नहीं आऊंगा। तो आपने अपना परिचय जी इस रूप में दिया है, वो 4 लाइन में जरूर पढ़ना चाहूंगा। कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, मरने के बाद का अंजाम न पूछा जाए। मेरी आंखों में पढ़ी जाए वतन की खुशबू, मेरी आंखों में पढ़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूं मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। तो आगे से हम लोग ये गलती नहीं करेंगे कि जावेद साहब से नाम पूछेंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये है कि उनका नाम न पूछा जाए। तो अब मैं जावेद भाई से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जावेद भाई बहुत बढ़िया गीत गाते हैं, और पिछली बार सन 19 में जो हमारा कवि सम्मेलन हुआ था, उस कवि सम्मेलन में आपने भागीदारी की थी, और उसमें बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सबसे आखिर में हुआ, लेकिन बहुत आनंद पूर्वक आपने गीत गाया जो सबने बहुत सराहा। जावेद साहब से हमारा परिचय भी हाथरस में ही हुआ था। हाँ, हाथरस में, जी बिल्कुल, सम्मेलन में जी, तो वहीं से फिर हमारा आपका जुड़ाव हुआ है जी, और रहेगा, हरदेव चतुर्वेदी जी का स्वागत करता हूँ। हरदेव जी, हरदेव भाई स्वागत कर। नमस्कार सर।
मैं आप सबकी आज्ञा इजाजत हो तो मैं कुछ मुक्तक और एक गीत सुनाऊंगा। और गीत मेरा आज विशेष रूप से जनरेशन गैप पर ही है। वाह, बहुत तो मैं पहले कुछ मुक्तक सुना दूं, माहौल बन जाएगा। आप सबके चरणों में, पूरे देश के चरणों में, पूरे विश्व में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा मैं। और एक बार इजाजत दूंगा, और बीच बीच में जरा सा कमजोर दिल आदमी हूं, जरा दिल को मजबूती देते रहना, वाह वाह करके, या जो भी जैसा भी है। पहली 4 लाइनें इजाजत मेरे सब बड़ों के लिए। रही मोराम को रावण को भी समझता है, रही मोराम को रावण को भी समझता है, बखूब जहर को चंदन को भी समझता है, जनाब आपका जावेद है तो मुस्लिम ही, मगर वो देश की धड़कन को भी समझता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तमाम धर्मों का बस मूल बांटने का है, तमाम धर्मों का बस मूल बांटने का है, तिलक के वास्ते गोधूल बांटने का है, यहाँ की मिट्टी में खुशबू की खेती होती है, यहाँ रिवाज तो बस फूल बांटने का है, वफा की प्यार की सरगम नहीं समझता है, वफा की प्यार की सरगम नहीं समझता है, किसी भी देश का परचम नहीं समझता है कौन हिंदू मुसलमान कौन सिख है क्या, ये हम समझते हैं, ये बम नहीं समझता है, ये हम समझते हैं, ये बम नहीं समझता है। बहुत सुंदर। मैं सही चल रहा हूँ? बहुत अच्छे। 15 मिनट का समय है कुंवर जावेद जी। कितना है? 15 मिनट। अच्छा। दिल है संतों की जगह और फकीरों का धाम, दिल है संतों की जगह और फकीरों का धाम, ये आंगन में सिकंदर नहीं रखे जाते, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए ऐ लोगों, सच तो ये है कभी नौकर नहीं रखे जाते, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए ऐ लोगों, सच तो ये है कभी नौकर नहीं रह जाते,
नमन के साथ में मन के सलाम याद रहे, हवन के साथ में सजदों के जाम याद रहे। हमारी माँ हमें ये दुआएं देती रहो कि हमको अपने बुजुर्गों के नाम याद रहे। और हमारी बहनें बहुत जुड़ी हैं, मैं सबका नाम क्या लूं। बहनों के लिए मेरी बड़ी मशहूर लाइन है, मैं पढ़ना चाहता हूं खास तौर से। हर एक तख्त से हर ताज से लड़ जाती है, हर एक तख्त से हर ताज से लड़ जाती है। कोई भी राज हो हर राज से लड़ जाती है। हमारे देश की औरत को कितना जानते हो, भाग के लिए यमराज से लड़ जाते हैं। हमारे देश की औरत को कितना जानते हो, सुहाग के लिए यमराज से लड़ जाते हैं। संस्कृत मत बनिए जी। हेलो, चलिए वो जैसा है आप आइए, मीटिंग में आइए, मीटिंग सभी चालू रखें। श्रीलंका में श्री क्यों लगा, मेरा मन है सुन लीजिए। श्रीलंका में श्री क्यों लगा? जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा, तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहां बिताए थे, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। बहुत खूब। और लाइनें सुने। वो कोई युग हो कोई वक्त या कोई मौसम, वो कोई युग हो कोई वक्त या कोई मौसम, मोहब्बतों की ज़बानें नहीं बदलती हैं। किसी भी पार्टी के हो मिलो जुलो सबसे, बदलते चश्मे है आंखें नहीं बदलती। किसी भी पार्टी के हो मिलो जुलो सबसे, बदलते चश्मे है आंखें नहीं बदलती हैं। वफा की प्यार की माला बिखर न पाए कभी, वफा की प्यार की माला बिखर न पाए कभी। नशा अहिंसा का चढ़ कर उतर न पाए कभी। तुम ही दुआ दो आशीर्वाद दो
मुझको कि मेरे पाँव से चींटी भी मर न पाए कभी, सिर्फ एक रात का साया भी नहीं लगता है, सिर्फ एक रात का साया भी नहीं लगता है, अपना लगता है पराया भी नहीं लगता है, तुमको रहना ही है तो सिर्फ दिलों में ही रहो, इन मकानों का किराया भी नहीं लगता है। अब मैं चाहता हूँ, जेनरेशन गैप है जी, मैं उस पर एक गीत पढ़ दूं, आप सबका इजाजत हो हुक्म हो तो। उसका बिल्कुल, इतना है कि छोटे लोग कहते हैं कि बड़े लोगों से बात नहीं करेंगे, वो पुरानी बात करते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि छोटे लोगों से बात नहीं करेंगे, उन्हें तजुर्बा नहीं है, उन्होंने अभी कुछ देखा नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए इनकार करते हैं। मेरे बड़े दोस्त बड़े भाई लोग बैठे हैं, बहनें हैं, तो ये जो शब्द इनकार है, मैं ये चाहता हूं कि एक तीसरा इनकार भी है जो हम सबको अपना लेना चाहिए, और वो इनकार क्या है वो मैं गीत के माध्यम से पेश करता हूं। सबकी आज्ञा चाहूंगा, सबका हौसला भी चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं। मैं वो सूरजमुखी हूं जिसने, मैं वो सूरजमुखी हूं जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया, मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया, खिलने से इनकार कर दिया। अब बंद सुन ले। रास्ता मेरा स्वाभिमान है, मंजिल मेरी आसमान है, धरती मुझको है मुट्ठी भर, मेरी अपनी अलग शान है, मेरी अपनी अलग शान है। मैं वो भिखारी हूँ के मैं वो भिखारी हूँ के जिसने द्वार पे आए राजाओं से मिलने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया। और बंद सुने। हारी रात अमावस वाली मेरा जीवन एक दिवाली, मेरे लहू की एक बूंद है सूरज के चेहरे की लाली, सूरज के चेहरे की लाली। मैं वो अछूता दिया हूँ जिसने, मैं वो अछूता दिया हूँ जिसने सूरज की किरणों की मदद से जलने से इनकार कर दिया, जलने से इनकार कर दिया। कदरदान हो उन फूलों का, मान बढ़ाते जो शूलों का, एक सम्मानित परिचय झलके जिनमें सावन के झूलों का, जिनमें सावन झूलों का।
मैं वो भंवरा हूँ के जिसने, मैं वो भंवरा हूँ के जिसने खुशबू के संग 4 कदम भी चलने से इनकार कर दिया, चलने से इनकार कर दिया। और आखिरी बंद ये भी सुन लीजिए। कभी किसी की चाह नहीं की, अपनी भी परवाह नहीं की, कभी किसी की चाह नहीं की, अपनी भी परवाह नहीं की, तोड़ी खुल कर परंपराएं, भूले से भी आह नहीं की, भूल से भी आह नहीं की। मैं वो सूरज हूँ के जिसने, मैं वो सूरज हूँ के जिसने शाम की मनमानी ठुकरा दी, ढलने से इनकार कर दिया, ढलने से इनकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या बात, कुंवर साहब, आपने तो माहौल ही बना दिया जनरेशन गैप का। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती सीमा जी से कि वो हमारी आज की गेस्ट श्रीमती उर्वशी मित्तल जी का संक्षेप में परिचय देने का कष्ट करें। मैडम, आप अपने को अनम्यूट कर लें। सीमा खेतान जी, प्लीज। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। उर्वशी मित्तल जी का जन्म गाजियाबाद में संस्कारिक प्रभाशाली गोयल परिवार में पली बड़ी हुई। उर्वशी मित्तल ने अपनी मैनेजमेंट ग्रेजुएशन 1986 में बिट्स पिलानी से कंप्लीट करी। शादी 1989 में आगरा के प्रमुख परिवारों में से एक में हुई। ईयर 1990 में इन्होंने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सिल्वर मेडल के साथ कंप्लीट। कुछ सालों बाद इन्होंने आगरा में रोटरी क्लब ज्वाइन किया। 2006 में दिल्ली शिफ्ट हुई। यहाँ पर इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 और इनरव्हील क्लब दिल्ली मिड टाउन। अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चली गई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इनरव्हील क्लब दिल्ली मिड टाउन को ज्वाइन किया। आज से यह एडिटर, फिर ISO, फिर ट्रेजरर, अब ये हमारी इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 की सेक्रेटरी के पद पर है। इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस 2018 वुमेन ऑफ द ईयर, डायनोसियो यूनाइटेड अवार्ड न्यूयॉर्क स्टेट से मिला। दूसरे कुछ अवार्ड्स में होंडा सुपरस्टार अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, अवार्ड फॉर सोशल वर्क, NGO सोशल अम्ब्रेला एंड दीप अनंजन ट्रस्ट, लायंस क्लब, एंकर मीडिया ग्रुप अवार्ड फॉर पीस बाय मुनी आयरनी, हॉलीवुड सेलिब्रिटी आदित्य शामिल है। इस्कॉन, फ्लो, इनरव्हील, दिव्य छाया ट्रस्ट, ICMEI के साथ भी ये इन्वॉल्व है। धन्यवाद। मैं एक बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी, मैं सीमा जी का तो परिचय दे दूं। हाँ, जरूर दे दीजिए। हमारी बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं। श्री भार्गव साहब द्वारा उनको इंट्रोड्यूस किया गया है और हमारी संरक्षक सदस्य हैं और ग्रेटर कैलाश में निवास है। इनरव्हील की पहले चेयरमैन रह चुकी है। श्री कृष्ण की बहुत प्रेमी है।
इन्होंने मथुरा की ब्रज कला केंद्र की ट्रुप द्वारा कृष्ण लीला भी कराई थी। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु जी, धन्यवाद। कौन है? तो अब मैं श्रीमती उर्वशी मित्तल से आग्रह करूंगा कि वो जनरेशन गैप पे जिसके लिए हम सब परेशान हैं उसके बारे में बताने का कष्ट करें। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सीमा जी, इतने सुंदर तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए। आपसे इंट्रोड्यूस होना सचमुच एक गर्व की बात थी। और थैंक यू ब्रजकला केंद्र। जैसे सीमा जी ने पढ़ा, हम 14-15 साल पहले आगरा से दिल्ली आए, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिन बड़ों के सानिध्य में हमने दिल्ली में काफी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर हुआ, वहां सब बड़ों के बीच में बैठने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये विषय इतना एनकम्पासिंग है कि इसमें साहित्य, समाज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, हमारा प्रारब्ध, पाप, पुण्य सब कुछ आ जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने विषय से ना भटकें और थोड़े समय में गागर में सागर कहने का प्रयास करें। दूसरे, यहाँ पे आज ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम अभी तक थ्योरी एक्स को मानते थे और सडनली हम थ्योरी वाई प्रेजेंट करेंगे तो सबको लगेगा ये क्या खुलजा सिमसिम हो गया। बात वही है, ज्ञान चारों तरफ बिखरा रहता है, पर हम कहाँ से उसको ले हैं। हम इनरव्हील से एसोसिएटेड हैं, ब्रजकला केंद्र के मेंबर हैं, कुछ लोग रोटरी से एसोसिएटेड हैं, लायंस के मेंबर हैं। तो हमारी अपनी एक कॉलिंग होती है और हमें वहां से हम डेस्टिन्ड होते हैं कि ये चीज हमें वहां से सीखने को मिलेगी। तो इसी विश्वास के साथ इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे। और क्योंकि ये ब्रजकला केंद्र का प्लेटफॉर्म है, जो कि बताया गया अभी हम सबको, ये ऑर्गेनाइजेशन 1962 से ब्रज कला के, ब्रज क्षेत्र के लिए कला, आर्ट और कल्चर को प्रिजर्व और प्रमोट करने के कार्य में संलग्न है। इसलिए यहाँ पर शुरू करने से पहले कान्हा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम देव नमस्कारः केशवम गच्छति। अर्थात आकाश से गिरी हुई हर एक पानी की बूंद जैसे सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही सब देवता को किया हुआ पूजा, प्रणाम और नमन केशव को ही जाता है। अर्थात एक साध है, सब सद है। जिस तरीके से हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो पेड़ का तना, पत्ती, फल, फूल सब सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है, वैसे ही हमारे लिए ये एक चीज है मन। अगर हम मन को साध लें तो हम सुखी रहते हैं और हमारा जीवन सुख हो जाता है। अब छोड़कर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे हम एंड में रिलेट करेंगे। नागेंद्र अंकल ने प्रोग्राम के शुरू में ही बता दिया था, जैसा देश वैसा भेष। तो बहुत कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही अपनी बात करें, लेकिन ये भी सत्य है अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, वो हमारे अंदर बैठ गई, तो बीच में कहीं कुछ थोड़ा उसका तड़का लगता रहेगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जनरेशन गैप पर। जनरेशन गैप तो कोई कहेगा आचार, विचार, व्यवहार में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो फर्क आता है वो जनरेशन गैप होता है। अब हम आपसे पूछते हैं और कहते हैं कितनी चीजें होती हैं जो सुनी होती हैं, हमने उनको देखा नहीं होता, जैसे भूत, प्रेत, काले बरगद की चुड़ैल, अलादीन का चिराग, जिन, ये सब हमने सिर्फ सुने होते हैं, लेकिन भूत को हमने देखा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, हॉरर स्टोरीज, हॉरर नॉवेल्स, वो सब इतना ज्यादा हमारे जहन में बिठा दिया गया है कि हम लोगों को लगता है भूत एक रियलिटी है। हम लोग यहाँ ब्रजकला केंद्र के प्लेटफॉर्म पे बातें कर रहे हैं, राम कृष्ण के भक्त हैं, उनकी पावर्स में बिलीव करते हैं, लेकिन भूत का कुछ जाएंगे, रात में रहने दो, हमें नहीं जाना, वो बारे में गया है। तो क्या जनरेशन गैप कुछ ऐसा ही है भूत जैसा, या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे। एक आदमी ने सड़क पे एक गरीब वृद्ध को बैठे हुए देखा। वो अपना खाना खा रहा था, एक हाथ से रोटी तोड़ता था, दूसरे हाथ पर उसको घिसता था और उस आदमी को लगा। उसने देखा उस वृद्ध आदमी ने हर बाइट के साथ यही किया। आखिर पहले आदमी से रहा नहीं गया, वो उनके पास जाके बोला, आप ये क्या कर रहे हैं, इसको रगड़ क्यों रहे हैं मुंह में डालने से पहले?
तो उसने कहा तुमने देखा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इस हाथ में नमक है और मुझे नमक का स्वाद आ रहा है। तो उस आदमी को बड़ी हंसी आई। उसने कहा जब आपको इमेजिन ही करना है तो शाही पनीर, मटर पनीर, दाल मखनी, इन सबसे लड़ाई है क्या? उनका स्वाद लो। अब ये वृद्ध आदमी फिर हंसा, बोला जो मैंने नाम ही नहीं सुने उनको मैं स्वाद कैसे लूं? तो उसने कहा अब मैंने तुम्हें नाम बता दिए, बाकी की 2 रोटी बची है, इनको उनके साथ खा लो। उसने कहा आपने नाम बताया है, पर जो चीज मैंने कभी पहले खाई नहीं, जो चीज कभी पहले चखी नहीं, उसका मैं स्वाद कैसे लूं? तो ये नाम तो मेरे लिए बेकार है। तो इसी तरीके से ये जेनरेशन गैप। अब जब हम बात जेनरेशन गैप की करते हैं तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, गैप मतलब फर्क, डिफरेंस। क्या एक यही डिफरेंस है एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या कहीं कुछ और भी डिफरेंस हो सकते हैं? अगर हम फर्क की बात करते हैं तो एजुकेशनल फर्क। अगर 2 लोग हैं ए और बी, जैसे ही हम कहते हैं कि इन दोनों की एजुकेशन में फर्क है, ऑटोमेटिक दिमाग कहता है एक कम पढ़ा होगा, एक ज्यादा। अगर हम कहते हैं कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस में फर्क है, तो ऑटोमेटिकली पता चलता है एक ऐसे ही होगा, एक मल्टी मिलियनेयर। अगर हम कहते हैं इनकी फिजिकल कैपेसिटीज में फर्क है, तो ऑटोमेटिकली किसी को भी पता चलता है एक दुबला पतला होगा, एक तो शायद रेसलर जैसा होगा। तो चाहे वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस की बात हो, ब्यूटी की बात हो, कम्प्लेक्शन की बात हो, जैसे ही हम वो शब्द कहते हैं ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आता है इनमें क्या फर्क है। अब जब हम बात करते हैं जेनरेशन गैप की, तो आपने सुना होगा विशेष सर्किल बन जाता है। कुछ चीज हमने पढ़ी, सुनी, सुनाई गई, हमें लगा ये जेनरेशन गैप है, उसको फिर हमने हर एक फर्क को जेनरेशन गैप के साथ एसोसिएट कर दिया। वो हुआ, हमारा विश्वास और पक्का हो गया। देखा ये बाप मुझे कभी नहीं समझेगा, जेनरेशन गैप है ना। बाप कहता है ये बेटा मुझे कभी नहीं समझेगा क्योंकि जेनरेशन गैप है। पर ये एक्चुअली जेनरेशन गैप है या ये सिर्फ गैप है? वो गैप जो हर 2 इंडिविजुअल के बीच में होता है। हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। अगर दूध को हम छोड़ दें तो उस थोड़ी देर बाद उसका दूध खराब हो जाता है। दूध से ही दही, पनीर, मलाई, मक्खन, घी, पता नहीं क्या क्या बनता है, पर हर एक की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जेनरेशन गैप क्या है? ये सिर्फ गैप है जो 2 इंडिविजुअल्स के बीच में है। आई कैन नॉट बी यू एंड यू कैन नॉट बी मी। लेकिन अभी हम इस जेनरेशन को उठाते हैं, एक तरफ रखते हैं और अभी हम सिर्फ फर्क की बातें करते हैं। उसके बाद हम इसको जेनरेशन गैप से कनेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या कारण हो सकता है कि 2 लोग फर्क होते हैं? समय। कुंवर जी ने अभी इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी, इतना अच्छा माहौल बनाया, तो हम कोशिश करेंगे कि हल्के फुल्की बात में ही अपनी बात कह पाएं। समय अपनी गति से चलता है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर आप पानी को छोड़ दीजिए तो कुछ समय बाद या तो वो एवेपोरेट हो जाएगा, या उसमें गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, या काई जम जाएगी। लकड़ी को छोड़ देंगे तो वो ब्रिटल हो जाएगी। एक ही व्यक्ति में समय के साथ चेंजेस आते हैं। आज जो हम हैं, आज से 5 साल 10 साल बाद वो नहीं रहेंगे। हमारी फिजिकल कैपेसिटी, हमारी मेंटल एजिलिटी, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, सब कुछ पे फर्क आएगा। तो जब हमारे में ही कुछ टाइम में फर्क आ जाता है, तो जो 2 लोग हैं जो अलग अलग हैं, समय उन पे फर्क क्यों नहीं डालेगा। अब हम फिर एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, रोल रिवर्सल। आपको पता है कई बार हमारे एक ही शरीर में 2 पर्सनैलिटीज रहती हैं। इसका सबसे ज्यादा ज्वलंत उदाहरण है लड़के वाला, लड़की वाला। अगर आपके लड़का है और लड़की है, तो ज्यादातर जब आप लड़की वाले बन के लोगों के पास जाते हैं तो आपका व्यवहार दूसरी तरह का होता है। जब आप लड़के वाले होते हैं और लड़की वाले आपके पास होते हैं तो आपका व्यवहार दूसरी तरीके का होता है। जब आप लड़की वाले होते हैं तो आप सोचते हैं हमारी लड़की ये सब्जी भाजी है क्या, ये लड़के वाले क्यों ऐसे करते हैं। पर जब आप लड़के वाले होते हैं तो आप कहते हैं एक ही बेटा है, बहू तो देखभाल के लेंगे, अच्छे से देखेंगे, बहू क्या रोज रोज आएगी। तो यहाँ रोल फर्क हो गया। जब आप टेबल के इस तरफ होते हैं और जब आप टेबल के उस तरफ होते हैं, तो उसी समय आपके अपने विचारों में फर्क आ जाता है। अगर आप मैनेजमेंट हैं तो आपको लगता है लेबर से ज्यादा काम कराएं, ओवर टाइम भी ना दें। पर अगर आप लेबर यूनियन के लीडर हैं, लेबर हैं, तो आपको लगेगा कम काम करें, पैसे ज्यादा मिले, ओवर टाइम भी मिले। ये सब फर्क है, इनका जेनरेशन से कोई लेना देना नहीं है।
ऐसे ही अगर आप टीचर हैं, आपको प्रमोट कर दिया प्रिंसिपल पर, अभी तक आप टीचर हैं, नेक्स्ट डे आप प्रिंसिपल बन गए, आपके नजरिए में फर्क आ गया। इसका जनरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, आपके अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी थिंकिंग में, बेंट ऑफ माइंड में वो फर्क आ गया। और आगे चलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, बाउंड्रीज आर ब्रेकिंग। पहले ये कहते थे भाई देखा बच्चे को बाहर भेजा, बिगड़ के आ गया, मतलब हमारा जब हम दूसरे के साथ बैठेंगे तो उसका असर तो आएगा, कुछ हम उसको सिखाएंगे, कुछ वो हमें सिखाएंगे, और हम लोगों को कुछ तो चेंज होंगे। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन है और उसके साथ मेन स्ट्रीम के साथ सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब एक गांव का बच्चा भी घर पर ही बैठकर लंदन की उसे आधी चीजें पता हो सकती हैं। अब पहले हम मूवीज देखने के लिए सिनेमा हॉल का इंतजार करते थे, अब तो घर बैठी मूवीज मिलती है, हॉटस्टार, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और न जाने कितनी वैरायटी है। कोविड ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया, अब तो बच्चे घर बैठकर वर्चुअल ऐसे ही पढ़ाई करते हैं और उसी पर उन्हें असाइनमेंट देने होते हैं। तो पहले कहते थे बच्चा बिगड़ जाएगा, इसे सेल मत देना। आजकल जिन एनजीओस के साथ हम काम करते हैं उनकी सबसे पहले डिमांड होती है भाई आप एक सेल दे दीजिए, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इनकी पढ़ाई हर्जा हो रही है, 1.5 साल तो हो गया, आगे और कितना ऐसा चलेगा पता नहीं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मीडिया अलोंग विद मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सब कारण है जो इफेक्ट करते हैं और हमें फर्क आ जाता है, हमारे समाज में फर्क आ जाता है। दूसरे, हम लोगों को ये लगता है कि आप ये बताइए, हम सब अपने बच्चों की प्रोग्रेस से खुश होते हैं। अगर कोई रिक्शा पुलर है तो क्या वो ये चाहता है कि उसका बच्चा भी रिक्शा पुलर बने? वो ये चाहता है उसका बच्चा आईएएस ऑफिसर बने। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज द वर्ल्ड ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पर बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो समय हमने देखा उससे कहीं ज्यादा विकट समय में विकट समस्याओं से ये करंट जनरेशन जूझ रही है। अगर ये अपने आप को इक्विप कर रही है तो अब ऐसा कैसे होता है कि हमारा जो रिएक्शन होता है वो बायस्ड होता है। बच्चे ने ये किया तो हम खुश हो जाते हैं, बच्चे ने ये किया तो हम नाराज हो जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर ये फर्क है। अब हम और आगे चलते हैं। आप सबने सुना होगा, had it been an interactive session, अगर हम लोग आमने सामने बैठे हुए थे तो हम आपसे पूछते कि हम में से कितने लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में हम जानते हैं। अगर यहाँ पे भी हम हाथ उठा के देख सकते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहता है कि हम लोग वी रेजिस्ट चेंज, हम लोगों को चेंज पसंद नहीं आता, और वो ह्यूमन बींग्स के लिए और प्राणहीन वस्तुओं सबके लिए होता है। हम आपको एक सिचुएशन बताते हैं, जैसे ये गाड़ी है, खड़ी हुई है, इसके अंदर लोग हैं, वो भी बैठे हुए हैं, हम सब लोग स्टेशनरी पोजीशन में हैं। ड्राइवर आया, उसने कार चला दी, कार चलते ही गाड़ी बढ़ी, लेकिन हमारी बॉडी चाहती है कि वो स्टेशनरी रहे, इसलिए हम पहले पीछे झटका खाते हैं, फिर हमारी बॉडी उस कार की स्पीड के साथ कोप अप करती है। अब हम दोनों मोशन में हैं। एक पॉइंट पर जब कार रुकती है, कार भी चलना चाहती है, लेकिन उसकी ताली हमारे पास है, ड्राइवर ने ताली बंद कर दी, कार रुक गई। जैसे ही कार रुकती है, कार तो इंस्टेंटली रुक गई, पर हमारी बॉडी अब मोशन में है, हमारी बॉडी चलते रहना चाहती है, पर कार रुक गई तो हमारी बॉडी आगे की तरफ चली, फिर जब कार रुक गई तो हम लोग आगे झटका लेते हैं, फिर आते हैं। दिस इज हाउ वी स्टॉप। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। हम लोगों को चेंज नहीं पसंद आता, उसे हम रेजिस्ट करते हैं। ये एक चेंज है जो हम सब तरफ से रेजिस्ट करते हैं, इसमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन का कुछ भी मतलब नहीं है। अब ये तो थे हमारे कारण कि किन्हीं दो लोगों में फर्क क्यों हो सकता है। अब अगर बात हम करते हैं जनरेशन की, तो हमने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ फर्क हैं। बाप के जैसा बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटे के जैसा बाप क्यों नहीं है, ये सब कारण है। वो दो अलग, क्योंकि वो दो अलग अलग लोग हैं। क्या बाप का नाम रमेश तो बेटे का नाम भी रमेश? उनके नाम अलग है तो हमें ठीक लगता है, पर बाकी की चीजें एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। वो दो अलग इंडिविजुअल्स हैं। और अभी हमने बातें करी समय, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें हैं जो दो लोग एक से नहीं होते, उनमें फर्क आता है। अब हमें बात करनी चाहिए रेमेडीज की
कि तो सबसे पहले हमारी आपसे गुजारिश ये है कि हम इसको जनरेशन गैप ना बोले, हम सिर्फ इसको गैप बोले, क्योंकि जनरेशन गैप कहते ही कहीं ना कहीं हम सब ऑफेंसिव हो जाते हैं। जैसे एजुकेशन गैप कहती दिमाग में आता है कि इनकी एजुकेशन में फर्क है, जनरेशन गैप आते ही कहते ही दिमाग में सबसे पहले ऑफेंस आता है। हमारा बाप कभी नहीं समझा, हमारा बाप कहता है हमारा बेटा हमें कभी नहीं समझेगा, जबकि हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ फर्क है जो किसी भी दो इंडिविजुअल में हो सकता है, जो किसी भी दो भाइयों में हो सकता है, वर्कर में हो सकता है, टीचर्स में होता है। एक घर में कई बच्चे हैं, यहाँ छोटी लड़की की शादी हुई, वो दूसरे घर में जिठानी बन गई, बड़ी बहन की शादी हुई, वो वहां पर दरानी बन गई। सोचने समझने अभी तक जो बड़े के अधिकारों की वकालत करती थी, सडनली उसे छोटे को सताया जाता है ये दिखने लगा। जो छोटे को सताया जाता है महसूस करती थी, she has put her feet in the shoes of जिठानी, उसको उसमें एंजॉयमेंट आने लगा। तो ये सिर्फ फर्क है। अगर हम इसको जनरेशन वर्ड इसके नाम से हटा दें और तो शायद वो आज वेबिनार का बहुत बड़ा टेक होम वैल्यू। अब जैसा कि हमने इस वार्ता के शुरू में बताया, मन हमारा बेलगाम घोड़ा है जो एक ही जगह बैठे हुए हमें सब जगह ले जाता है। हम कहते हैं हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, तो यहाँ पे बैठे हुए हमें पता है सबके मन से एक ही आवाज आएगी, ये क्या बातें कर रही हैं, क्या नई बात हमें बता रही हैं। मन को कंट्रोल करना क्या इतना आसान है? मन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आप हमें बताइए, आप अगर अपने मन को जो आपके शरीर के अंदर है कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप एक अपने बच्चे को कंट्रोल करने की कैसे बात कर सकते हैं, जो कि दूसरा है, जो आपके शरीर से बाहर जीता जागता दूसरा प्राणी है। मन तो आपका बच्चा है जी, तो मन तो उनका भी बच्चा है जी, और वो तो बच्चे ही हैं। तो कहते हैं कि हम सब लोग बड़े हो गए, अब हम तो पक्की मिट्टी हो गए, बच्चों तुम हमारे साथ बदलो। पर कहीं हम ये सोचना कि जब हम छोटों को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो हम उन्हें पीछे खींच रहे हैं। छोटे इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के एटमॉस्फेयर से स्ट्रगल कर रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, सरवाइव होने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम उनसे कहते हैं तुम हमारे लिए बदलो। वो कॉन्ट्राडिक्शन में जीते हैं, वो हमारी तरफ देखें क्योंकि हमारा उन पे इतना प्रेशर है, उनका हमारी उम्मीदों पे खरा उतरना, हर समय हमारे पास बैठना, हर समय हमें टाइम देना, और उन्हें दुनिया के साथ चलना है जो कि भागी जा रही है, जहाँ की ब्लाइंड रैट रेस है। एक चीज और यहाँ पे बताइए, अगर हम ये कहेंगे हम में से कितने लोग गुलाम प्रथा का विरोध करते हैं? आई एम श्योर हम सबका हाथ उठेगा, हम सब कहेंगे गुलाम प्रथा, अरे क्या बात कर रही हो, कोई गुलाम, ये तो बहुत ही गंदी चीज है। तो आप ये बताइए, क्या हम अपने बच्चे को अपनी इच्छाओं का गुलाम बनाना चाहते हैं कि तुम, हमने कहा कि तुम ऐसे करो। एक बिजनेसमैन ने अपनी जिंदगी लगा दी, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो वो अपने बेटे से चाहता है कि अब तुम इस बिजनेस को संभालो। उस बेटे का मन है, आपको बताएं कई बार हम ये कहते हैं कि हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें होती हैं। बहुत सी चीजों में तकलीफ होती है, लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया थी, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, अब सोशल मीडिया आ गया, इसकी रीच इतनी ज्यादा हो गई, पर शायद कहीं कुछ ये हमें खुलने में भी मदद करता है। 3 इडियट्स के बाद शायद बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने ऐसा सोचा होगा कि हम अपने बच्चे की इंडिविजुअलिटी को पहचाने, जिस ताकत और विलक्षण प्रतिभा के साथ भगवान ने उसे जमीन पर भेजा है, अगर उसे और निखारने में, सोने को कुंदन बनाने में अगर हम मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आपसे एक छोटी सी बात और कहेंगे, हम सब लोग ये कहते हैं कि भाई हमने बच्चा पैदा किया क्योंकि हमें वंश चलाना है, क्योंकि हमें सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो हमें लगता है हम अपनी उम्मीदों की बोझ के तले तो बच्चा ना पैदा करें, वो हमारे खेलने के लिए खिलौना नहीं है। दूसरे, सृष्टि चलेगी कब, खत्म हो जाएगी, क्या इसका पूरा दारोमदार हमारे मुलायम कंधों पर है? हम सबने सुना होगा, सुनते हुए बड़े हुए, प्रलय आएगी, और प्रलय का नाम सुनते ही आंखों के सामने कितने विध्वंसकारी दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। मन हमें प्रलय में पहुंचा देता है, चट्टान टूट रही है, समुद्र में तूफान आ रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, जमीन उथल पुथल हो रही है, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, चीख पुकार मच रही है, कहीं आग लगी हुई है। उस समय शायद हम कहीं ये सोचते हैं, नहीं नहीं अभी प्रलय नहीं आएगी, हम तो ऊपर होंगे, प्रलय हमारे सामने नहीं आएगी, क्योंकि प्रलय की मौत तो बहुत भयंकर मौत होगी।
अब हम आपसे पूछते हैं, क्या हम अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बच्चों के बच्चों के बच्चों को उस प्रलय की आग में झोंकना चाहते हैं? दैट विल बी अवर रियल विक्ट्री। हमें वंश चलाना है कहां तक? प्रलय तक। प्रलय में जो मरेगा, भुनेगा, जमीन के अंदर जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, वो कहीं कोई हमारा वंशज होगा? तो अपना वंश चलाने की क्या दीवानगी है? दूसरे, सीता जी के कोई भाई नहीं था, सीता जी के कोई भाई नहीं था। हम ऐसे कर्म करें कि लोग हमें हमारे कर्मों से याद रखें, ना कि हमारे उन वंशजों के द्वारा जिनका कि हम प्रलय में शायद मरने का इंतजार करते हुए ऊपर चले जाएंगे। चलो हम तो चले गए, वो दुख हमने नहीं भुगता। तो इसलिए हमें अपनी उम्मीदों के बोझ तले एक नई जान को इस दुनिया में लाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम ये सोच के लाएं कि उसे हम इसलिए इस दुनिया में ला रहे हैं क्योंकि हमें कहीं कमी खलती है। समाज शब्द इस्तेमाल करता है बांझ, ये हमें कहीं से आया होगा। तो क्योंकि हमें बांझ नहीं कहलाना, हमें कंप्लीट फैमिली चाहिए, इसलिए हमें बच्चा चाहिए। अगर हमें खुशी लगती है, हम अपने लिए, अगर हमें कंप्लीट फैमिली चाहिए, हमें बांझ का टैग नहीं चाहिए, हमें बच्चे के साथ अच्छा लगता है, तो हमें बच्चा करना चाहिए। ठीक है, उस बच्चों के बड़े का ध्यान रखना चाहिए, और ज्यादातर बच्चे रखते भी हैं। लेकिन बात कहाँ बिगड़ती है? जब हर छोटी चीज को, हर छोटे डिफरेंस को हम जनरेशन गैप के अंदर लेबल कर देते हैं। मन में विशेष सर्किल और गहरा होता जाता है कि हमें तो कभी समझा ही नहीं जाएगा। आजकल के बच्चे, अगर हम ये समझे कि वो कितने प्रेशर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो शायद वो भी इजी होंगे और हम भी इजी होंगे। क्योंकि यहाँ पर हम ब्रजकला केंद्र के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, तो एक चीज आपसे और पूछेंगे, आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि कृष्ण जी का एक बेटा दुर्योधन का दामाद था? उसने दुर्योधन की बेटी से शादी करी, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो कौरवों के पक्ष में लड़ा। तो भगवान थे, असीमित क्षमता, सब कुछ कर सकते थे। क्या उन्होंने अपने बेटे को नहीं सिखाया? उन्होंने ऐसा बेटा पैदा ही क्यों किया? वो तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते थे। ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब वो पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी यहाँ के नियमों का पालन किया। बहेलिया के तीर से मरे, जिसके पीछे कोई दूसरी कथा है। तो वो उन्होंने यही हमें शिक्षा दी कि तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम कोशिश तो, हम इंसान हैं, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वश्रेष्ठ संरचना, जिसके पास दिमाग है, जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं, जिसको हम काबू में कर सकते हैं, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। तो हमें अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन एक होता है कि हम न्यूट्रल हो गए, हमारे मन में कुछ है लेकिन महसूस नहीं दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं। और हम हर जगह से सीख सकते हैं। हम किचन से जाए, हमें बहुत सीखने को मिलता है। हम कुकर की सीटी क्यों आती है? जिन साइंटिस्ट ने ये बनाया, कई बार बड़ा खतरा है। आपके पास ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे हैं, आप अपने स्टाफ को कह के आते हैं, देखो तुम सब्जी बना रहे हो, इस सीटी की आवाज ड्राइंग रूम में नहीं आए, कितना खराब लगता है। फिर लगता है ये साइंस, जिन्होंने कुकर बनाया है कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बनाया किसमें से सीटी नहीं आए। क्योंकि वो साइंटिफिक सिस्टम है कि जब अंदर एयर प्रेशर इतना हो जाएगा तो कुकर ना फटे, तो कुकर सीटी देगा। अगर सब्जी गल गई तो आप उसे बंद कर दो, और अगर अभी सब्जी को गलने में टाइम है पर अंदर एयर प्रेशर इतना बन गया तो कुकर को तो अभी सब्जी गलानी है, तो विसिल उठेगी, वो एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर निकल गया, कुकर फिर उसमें फिर सब्जी गलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से हम ये कहते हैं, आप सपोर्ट ग्रुप बनाइए। सपोर्ट ग्रुप बनाने में कोई परेशानी नहीं है, और इसको हमने बैक बाइटिंग करी या चुगली करी उस कंटेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए। ये सपोर्ट ग्रुप हमारा कुकर की सीटी जैसा है। दो बहनें मायके गई, तेरा हस्बैंड कैसा है, तेरा हस्बैंड कैसा है, मेरा तो बाजार ले जाता है, वो सब तरह की बातें करती हैं। तो क्या उन्हें वो हस्बैंड इतना बुरा लगता है? उसी की वो अगले दिन पूजा भी करती होंगी, उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखेंगी और मन से उसके साथ होंगी। ये कम से कम हम इंडिया के कंटेक्स्ट में तो कह ही सकते हैं। पर वहां जाकर वो अपनी थोड़ी सीटी निकालती हैं, वो फ्रेश हो जाती हैं, दुनिया भर की बातें डिस्कस करती हैं, एंड दे कम बैक। तो हम किस भी जिंदगी की किसी भी स्टेज पर हो, एक सपोर्ट ग्रुप, सच्चा ग्रुप जो हमारी बात समझे, हमसे रिलेट करे, और जो हमें भरोसा हो कि वो हमें एश्योरेंस दे और हमें एनालाइज करके हमें बताए।
कई बार क्या होता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे कोई प्रोफेसर हैं, दीपक भाई साहब तो शायद कितने बच्चों से डील करते हैं, और भी, तो कई बार वो बच्चे होते हैं वो हमारे पास आते हैं अपनी समस्या लेके, हम उनसे चीजें पूछते हैं। जब हमारी बेटी छोटी थी 9th में, तो हमारे पास साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन लेके आती थी, हम उसी से फॉर्मूला पूछते थे, उसी से वैल्यू पूछते थे, उसमें करके कैलकुलेट करके उसको दे देते थे, क्योंकि वो छोटी थी, उसको सब कुछ पता था, पर हम सब चीजों को इकट्ठा इस्तेमाल करके एक कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे वो उसको नहीं आता था। तो हमारा सपोर्ट ग्रुप वो हो जो हमें एक्चुअली उसके भीतर झांकना सिखाए, जो हमें जो बात को बढ़ाए ना। जैसे आपने सुना होगा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक सोने में सुहागा, रामचंद्र और सीता की जोड़ी, सोने में सुहागा, दोनों एक दूसरे के पूरक। तो फ्रेंड सर्किल ऐसा हो जो हमें समझाए कि तुमने सबसे पहले, आपको पता है, और हम फिर ये कहते हैं, अगर हम ये सोचें कि इस जनरेशन से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, ये जनरेशन ज्यादा वेल वर्स्ड है, ज्यादा वाइडली ट्रेवल्ड है, ज्यादा एक्सपोज्ड है, इसको सब कुछ ज्यादा आता है, और इनकी नॉलेज को हम एक ऑटोमेटिकली क्यों ना ग्रहण करें। जो भी हम कर सकते हैं, हम समझते हैं हमारे साथ फिजिकल, हम थोड़ा दिमाग थोड़ा कम काम करता है, उतनी हमारे पर जितना भी हम सीख सकते हैं, तो हम जिंदगी की बहुत गहराई, बहुत कुछ चीज इन्हीं बच्चों से सीखते हैं, और हमारा माइंड और ज्यादा ब्रॉडन हो जाता है। तो हम 1 और 1 11 और 1 - 1 0। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, उनके डिफरेंसेस को समझते हैं, तो हम 11 हो गए, हमारी जिंदगी सुखी हो गई। और नहीं समझते तो हम 0 हो गए, हम हर समय रोते रहते हैं। अभी हमने कहा कि बिजनेसमैन के बेटे को बिजनेसमैन क्यों होना चाहिए, उसको ये लगता है मेरा एम्पायर ध्वस्त हो जाएगा, इतनी मेहनत से मैंने ये बनाई। आपने बनाई, आपकी मेहनत की, आपकी बच्चा कद्र करेगा, लेकिन उसको वो नहीं बनना, उसको गायक बनना है, पेंटर बनना है, तो आपका फर्ज है कि आप अपनी उम्मीदों का बोझ उसके ऊपर ना डालें। अगर अब आपने कमाया है तो आप ये कर सकते हैं कि आपके बच्चे का जो स्ट्रगल पीरियड होगा, आजकल किसी भी फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश करना इज नॉट एन इजी जॉब, तो आपके बच्चे के पास वो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मम्मी पापा की, वो गिरेगा नहीं उसके घर। आपको पता है, जब चेतन भगत नॉवेलिस्ट बना, तो उसकी वाइफ, चेतन भगत और उसकी वाइफ दोनों ने लव मैरिज करी थी, IIM के ग्रेजुएट थे, मैनेजमेंट ग्रेजुएट। चेतन भगत को लिखना था, उसे राइटर बनना था, घर तो किसी को चलाना था, तो उसकी वाइफ ने वो सेक्रीफाइस किया। उसने कहा ठीक है, हम मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, हम कमाएंगे और आप अपने लिखने का सपना पूरा करो, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी नॉवेलिस्ट नहीं बनता। हमारे दिमाग में कितने ख्याल आते हैं, फिर ख्याल आते हैं, जैसे पिक्चर्स में दिखाता है, लिखा फाड़ा फेंका, उसको एक तालबद्ध तरीके से लिखना, और फिर ऐसा लिखना कि लोग पसंद करें, अपने ऑडियंस के हिसाब से खुद को जज करना, और पेपर पे कुछ ऐसा लिखना कि वो मीनिंगफुल भी हो, करंट टाइम को भी रिलेट करे, आपकी ऑडियंस को भी समझ में आए, उसमें टाइम लगता है। विष्णु भाई साहब, अगर टाइम हो गया तो बता दीजिएगा, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, एनकम्पासिंग है, पता नहीं कहाँ से काम कूदते चले जा रहे हैं। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसकी वाइफ ने वो सेक्रीफाइस किया, और चेतन भगत तो फिर द नॉवलिस्ट, उसकी उस पर फिर पिक्चर्स भी बनी। तो अगर हमने धन इकट्ठा कर लिया, और तो हमारे बेटे को वो सपोर्ट है कि उसको किसी की भीख नहीं मांगना। हम कहते हैं बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, अगर हमारी बेटी को हीरोइन बनना है तो वो कास्टिंग काउच उसको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सॉलिड सपोर्ट उसके पास होगी। वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे शायद काम कर पाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस पे कहाँ काम नहीं कर पाते, जहां सबसे पहले पैसे की मारा मारी, पेट को चाहिए। आपको पता है, जब ऐसी न्यूज आती है कि बड़े से बड़े कलाकार ने खुदकुशी कर ली, या उनके घर में फाका है, या उन्हें डिप्रेशन हो गया क्योंकि काम नहीं मिला, तो अगर हमने कमाया हुआ है तो वो हमारे बच्चे के ही तो काम आएगा। हमने कमाया है, ये बिजनेस तुमने आगे नहीं किया, जाओ तुम्हें गुस्सा है, तुम्हें तो फूटी कौड़ी नहीं देंगे, हम दान कर देंगे। दान करने का अपना पुण्य मिलता है, बिल्कुल ठीक है, वो आपको मिलेगा, लेकिन कभी सोचा क्या कारण है कि वो बच्चा जो आपके घर में बच्चा बन के पैदा हुआ, जो बेटी आपके घर में आई, परमात्मा ने उसे आपके घर में क्यों भेजा? हम यहाँ पे मोस्टली हिंदू हैं, हम बिलीव करते हैं प्रारब्ध में, कार्मिक कनेक्शन में, लाइफ ट्रेजेक्ट्री में, पाप पुण्य में, लाइफ आफ्टर डेथ में, रीबर्थ में। क्या होता है, हम ज्यादातर कहते हैं भाई इस जन्म में तो हमने कुछ किया नहीं, पता नहीं पिछले जन्म का क्या भुगत रहे हैं। दूसरे, हमें पता है हमारी ऑडियंस में बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजर भी होंगे,
हम सभी कभी ना कभी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे हमने उनका दरवाजा जरूर खटखटाया होगा। अगर हमें समस्या हस्बैंड से होती है तो आपको पता है वो सबसे पहले क्या कहते हैं, अरे हस्बैंड का घर भी 7वां होता है, ये तो बिजनेस पार्टनर का होता है, ये हस्बैंड का है, ये तो तुम्हारा पार्टनर है, इनके साथ नरम गरम तो लगा रहेगा। हम सोचते हैं भाई हम तो हिंदू हैं, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, हमें तो 7 जन्म के फेरे बताए गए हैं कि हम तो 7 जन्म तक साथ चलेंगे। अब पार्टनर के साथ तो अगर हम पार्टनर से दुखी हैं तो हम कहेंगे भाई अगले जन्म में हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, और हम इसी जन्म में उसके साथ पार्टनरशिप से निकलने का सोचेंगे, कैसे इस बिजनेस वेंचर को लिक्विडेट करें, कैसे निकले। अब हमारी पार्टनरशिप नहीं चलेगी भैया, बुढ़ापा तो अपना चैन से गुजार लें। तो एक तरफ एस्ट्रोलॉजर हंस के जरूर कहते हैं ये आपका 7th हाउस है, ये पार्टनर का है, ये आपका पार्टनर है, नरमी गर्मी चलेगी। अब आप बताइए वो पार्टनर है, इसी पार्टनर के साथ 7 जन्म, और या ये हमारा 7वां जन्म होगा। तो हम तो हर जन्म में 7 फेरे लेते हैं, 7 करते हैं। तो आपको रोकना चाहेंगे मैडम? ठीक है भाई साहब, थैंक यू, हमारा हो ही गया। 1 मिनट का थैंक यू, आपने इतना हमें टाइम दिया। हम सिर्फ आपसे यही कहना चाहेंगे करबद्ध प्रार्थना के साथ कि हमारा आज आपसे यही करबद्ध निवेदन है कि फर्क है, क्योंकि हम तो अलग इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर हैं, उसको इसी तरीके से देखें। वो ज्यादातर गैप बढ़ता जाता है क्योंकि वो कम्युनिकेशन होता है और उसको हम जनरेशन नाम दे देते हैं। अगर हम इस नाम को हटा के उसको खाली इंडिविजुअल डिफरेंस की तरफ चलेंगे और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहेंगे तो ये चीज नहीं होगी और शायद अच्छा समय आएगा। थैंक यू। धन्यवाद उर्वशी जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया हम लोगों को गैप के बारे में। अब मैं जनरेशन का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं विष्णु भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई क्वेश्चन मैडम से 2-3 क्वेश्चन पुट अप कर लें प्लीज। अनिल चतुर्वेदी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। नहीं, मैं पूछना, देखिए मैं पूछना नहीं चाह रहा, मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तीसरी पीढ़ी में रह रहा हूँ साथ में, मेरी माताजी भी साथ थी, मैं खुद था, मेरे बेटे थे और मेरे बेटे के बेटे थे, 4 पीढ़ियां हम साथ में रहे। तो साथ में रहने का सबसे बड़ा जो व्यवहारिक पक्ष है वो ये है कि संवाद रहे, संतुलन रहे, और संवाद संतुलन और थोड़ा सा संयम, चाहे वाणी में संयम, व्यवहार में संयम, और आप संवाद जरूर स्थापित रखिए, चाहे अपने ग्रैंड सन से रखिए, ग्रैंड पेरेंट से रखिए, माता से रखिए, पिता से रखिए, सहिष्णुता। तो ये 3 या 4 ऐसी चीजें हैं, जब आप एक 4 पीढ़ी या 3 पीढ़ी आज साथ रहती हैं, ब्रज के हम लोग हैं, हमारे संस्कार और हमारी परंपराएं ये कहती हैं कि हम 4 पीढ़ी में एक साथ हैं, तो उसमें संयम, संवाद, और ये संयम, संवाद, सहिष्णुता, ये 3 चीजें और संतुलन, ये 4 चीजें जरूरी हैं पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए। जनरेशन गैप की उर्वशी जी, सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी ने, हाँ बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगा। हमने भी यही एम्फेसाइज किया कि कम्युनिकेशन, संवाद तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे के लिए इज्जत और उनको उनके फर्क के साथ महसूस करते हुए आगे चलें तो बहुत ठीक है। भाई साहब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्हें लिवरेज देना पड़ेगा, तो वो लिवरेज हमें भी वापस देंगे। उनकी स्वतंत्रता का हम सम्मान करें तो वो बिल्कुल हमें रिस्पेक्ट देंगे। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं कृपया, जिससे सवाल पूछता हूँ। भार्गव साहब आप भी अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को प्लीज। और मैं मीरा गोयल बहन का स्वागत करता हूँ, वो हमारी मीटिंग में शामिल हुई, बहुत व्यस्त थी फिर भी जो है। अच्छा, नहीं, उर्वशी बहुत अच्छी बोली, बहुत अच्छी, मेरा मान बढ़ गया। उर्वशी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, विष्णु भाई साहब मैं भी 2-1 बातें रखना चाहता हूँ। सुना तो अमेजिंग, बहुत सुंदर। उर्वशी जी सुन लिया आपकी बड़ी बहन क्या कह रही है? बड़ी बहन का तो सुन लिया, थैंक यू भाभी। अब अंकल से और पूछना है जी और अंकल विश्वनाथ जी आप बताइए। मैं एक बात रखना चाहता हूँ। हाँ जी, उर्वशी जी ने भौतिक परिस्थिति जन ज्ञान इनके फर्क के विषय में बताया और वो बिल्कुल सही भी है। हमारा समाज जो ज्यादा परेशान है
वो कल्चरल डिफरेंसेस से है जो मैकाले ने पैदा किए हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा बेटा आया, हेलो पापा हाउ डू यू डू। हमारी संस्कृति ये है कि हम आने वाले का स्वागत हाथ जोड़ के करें, लेकिन वो जो नदारत होता जा रहा है उससे सबसे बड़ी समस्या है समाज को। हम ये नहीं पसंद करते, अभी होने लगा है कि बाप बेटे बैठ करके एक जगह शराब पिए। तो ये जो हमारे कल्चरल, सूक्ष्म रखिए विश्वनाथ जी, सूक्ष्म रखिए प्रश्न। ठीक है, मैं भी लंबी बात नहीं कहना चाहता। मेरा सिर्फ इतना सा वो था कहने का मतलब, जो उर्वशी जी ने पॉइंट उठाए हैं उसमें इन्होंने जो हमारे कल्चर के डिफरेंस पैदा हो गए हैं, जो हम आज का बच्चा उससे कहो कि भाई मंदिर चला जा, वो कभी नहीं जाएगा। क्यों? उसको मैकाले साहब की शिक्षा ने जी सिखाया ही नहीं है कि मंदिर कुछ होता है। तो मैं उर्वशी जी से कहूंगा कि वो जरा जवाब दें। विश्वनाथ जी का जवाब मैं संस्कार और परंपराएं परिवार से आती हैं। संस्कार परंपराएं परिवार से आती हैं। अनिल डॉक्टर साहब जरा शांत रहे, विष्णु जी, मेरा सुझाव ये है कि नेक्स्ट वार्ता के ऊपर डू एंड डोंट के ऊपर बहस होगी। आज जो हमारी विदुषी ने जो बात कही है, उस जनरेशन गैप को लेकर के पक्ष में और विपक्ष में वार्ता दूसरे चरण में होनी है। ये प्रोग्राम बनाया जाए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अब ऐसा है, आज के छोटे से डिस्टेंस से शांति नहीं होगी। मन के अंदर जितने विचार उठ रहे हैं उनकी आपूर्ति नहीं होगी। इसलिए आवश्यक है कि हम अगले चरण में किसी स्पीकर को न बुला करके इसी मीटिंग को कंटिन्यू करके और इस मीटिंग के पक्ष में और विपक्ष में मैं समझ गया भार्गव साहब। उर्वशी जी आपका क्या विचार है बताइए। जो भाई साहब हमने कहा ना, भाई साहब ये तो विषय बहुत एनकम्पासिंग है। मेरा भाभी पे जवाब देना चाह रही है, पर 2 लाइन हम बोल रहे हैं। कल्चरल डिफरेंस भाई साहब हम यही कह रहे हैं, हमारा राम तो ये था, इनफैक्ट हम हिंदू, ये पॉइंट लिखा है जो हमारा कवर करने से रह गया समय के अभाव की वजह से। हमारा राम तो वो राम है जो शबरी के झूठे बेर खा के खुश होता था। जगन्नाथ जी का टीवी में भी सीरियल दिखाया जा रहा है कि वो लेडी बिना नहाए धोए उनका प्रसाद बनाती थी, तो वो खा के कहीं ज्यादा खुश हो जाते थे। और छोटी सी बात कहेंगे, ये बात पहले भी थी और अब भी। आप गांव में जाइए, अगर आपने मुंह ढक लिया और आपका बाकी का तो गुड़ा पड़ा है और आप पैर छू रही है, तो उसकी क्या कीमत है। हमें ये लगता है कि शर्म आपकी आंखों में है। भाई साहब सॉरी, इसमें हमने कहा ना डिफरेंस की बात ही नहीं है, ये सब हमारे मन के अंदर है। हमें मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है जो है वो तो फर्क है, वो तो दूसरा ही पूरा विषय ही अलग है, लेकिन पूरा ही अलग है। लेकिन हाँ, हमें ये लगता है कि थोड़ा सा हमें बदलना चाहिए। हमें अपने मंदिरों में बच्चों को बिना नहाए धोए जब आते हैं जैसे करते हैं भगवान के दर्शन करें। अगर हम उनसे ये भी कहें कि सुबह उठते ही भगवान को याद करो, रात को भगवान को याद कर लो, तो भी ठीक है भाई साहब। समय अपने आप लौटता है, अगर हम सख्ती नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक ऐसा है। नहीं, अब भाई साहब मैं समाप्त करूं इसको। नहीं, जैसे भाई साहब ने कहा, भार्गव साहब ने, क्या अगली मीटिंग इसी के चर्चा में होनी है या अगली मीटिंग इस पे बात कर लें? मीरा भाभी कुछ बोलना चाह रही है। अब समय नहीं है इस समय, इसलिए नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे। हाँ रखेंगे। 1 मिनट मीरा जी, इसके पश्चात खत्म करेंगे। मीरा जी आप बताइए। मैं ये कह रही थी, उर्वशी ने जो कुछ किया बोला है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। विश्वनाथ भाई साहब जो बोल रहे हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन बच्चों को संस्कार हम देते हैं तभी वो पैर छुएंगे, तभी वो करेंगे। हेलो हाई भी करते हैं, पैर भी छूते हैं। और बच्चों को जैसे उर्वशी कह रही हैं कि उनको सब तरह से अलाउ करना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं माला कहीं भी हूँ, गाड़ी में हूँ, मैं कोई एक आसन पर बैठ के नहीं करती, कहीं भी करती हूँ। तो इस तरह के बच्चों को अगर हम अलाउ करेंगे तो एक आधा ग्लास भरा और एक आधा ग्लास खा लिए, तो आधा ग्लास भरने में अगर बच्चे आ रहे हैं, हेलो हाय बोल रहे हैं और वो चाहे जब मंदिर जा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो लेट देम अलाउ। अगर हम उनको अलाउ ही नहीं करेंगे तो हम उससे हट जाएंगे। तो हमें मिडवे निकाल के बच्चों के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, उनके साथ फ्रेंडशिप रखनी पड़ेगी। अगर हम ये कहते जाएंगे ये मत करो वो मत करो, तो हम बच्चों से बहुत दूर हो जाएंगे। हमें बच्चों को पास रखने के लिए उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक, बहुत सुंदर। इसमें
मेरे पास इतने ढेर सारे प्रश्न है, उर्वशी जी कहूँ या मनीषी जी कहूँ, तो मैं अभी कोई प्रश्न नहीं रख रहा हूँ और मैं अपने को संयत रख रहा हूँ। हमारा अध्यक्ष का आदेश हो गया है तो वो अध्यादेश से कम नहीं है, तो इसलिए समय भी बहुत हो गया है। लेकिन ये मालूम पड़ रहा है सबके चेहरों से, हरदेव जी भी बैठे हुए हैं, अपना वेंकटेश जी भी है, गौर सुंदर जी भी हैं, सब बड़े आतुर हैं कि प्रश्नों की झड़ी लगाएं। और ये बड़ा सुंदर आइडिया है कि हम इस विषय पे वाद विवाद रखें, ये भी अपने आप में एक नया प्रयोग होगा। बिल्कुल, आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि जनरेशन गैप का इस रूप में प्रस्तुतिकरण होगा। मैं दूसरा सोचे हुए था, लेकिन मैं प्रश्न नहीं उठा था और सीमित रख रहा हूं। अब हमारे बीच में हमारे आगरा शाखा के अध्यक्ष, हाथरस शाखा के अध्यक्ष चंद्रगुप्त जी, आपने अपने वीडियो को ऑन नहीं किया है। चंद्रगुप्त जी, चंद्रगुप्त जी, ये लुका छुपी छोड़िए, वीडियो ऑन रहना चाहिए आपका मीटिंग में। आपका वीडियो ऑन करिए चंद्रगुप्त जी। चंद्रगुप्त जी कहाँ है? आपको फिर गायब हो गए? नहीं है, वो बोल रहे हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त जी, तो अब प्रश्न ये है कि लुका छुपी नहीं, बहुत वो था। अब आप, मैं कहूंगा कि अगर आपने प्रश्न वार्ता सही तरीके से सुनी है तो इसकी गर्वित करके हमारी आज की विदुषिका जी को धन्यवाद ज्ञापन करिएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद हाथरस शाखा की ओर से। और आज मुख्य अतिथि जी आदरणीय दीदी ने बहुत अच्छी बातें जो रखी हैं, नो डाउट आज मेरी जैसी पीढ़ी को, जिसकी अगली जनरेशन बड़ी हो रही है और मैच्योर हो रही है, तो उसको बहुत कुछ सीखने को आज मिला। और आज की बैठक के लिए जो मैं सहभागी बनाया ब्रजकला केंद्र का, इस बैठक का मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर चंद्रगुप्त जी, आपने बहुत नट शैल में सारी बातें कवर कर ली और बहुत ही शीघ्र अब हम नेक्स्ट मैं स्वागत करता हूं। संस्कृत यूनिवर्सिटी से भी विंसेंट बालू जी मौजूद हैं और मुझे उम्मीद थी कि सचिन गुप्ता जी भी आएंगे। आपकी सूचना को बतला दूं, हमारी इस वार्ता की श्रृंखला में 3-4 बड़े बड़े ग्रुप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसमें संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है, ज्ञान विद्यालय भी है, मीडिया के भी कुछ पार्टनर बन रहे हैं। वो सब हमारे साथ 5-6 ग्रुप इस वार्ता से जुड़ रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में और पटलों पर इस वार्ता का प्रसारण होगा। इस वार्ता का यूट्यूब भी बनेगा, इस वार्ता का फेसबुक पर भी है, आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। सभी से प्रार्थना है, ब्रज कला केंद्र की फेसबुक को खोल करके उसकी संख्या बढ़ाएं और उसकी फेलोशिप बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ओलंपिक्स टोक्यो जो जिस लोग ने देखा है, आप सबको एक चीज आपने देखा, फॉरेनर्स भी इंडिया से छोड़ के, जैसे लोग फ्रॉम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एवरीबॉडी सब नमस्ते कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे कोरोना की वजह से। तो इंडिया कम से कम ये कोरोना के टाइम में लोगों को नमस्कार करना तो सिखा दिया। इंडिया का संस्कृति में एक चीज तो सिखाया पूरे दुनिया को। हमारे जैन संप्रदाय के मुनि ऋषियों को तुमने मुंह पे मास्क लगाए देखा है? हाँ, आज से हजारों वर्ष पहले से आज सारा भारत नहीं, सारा विश्व मास्क लगा के डोल रहा है। तो भारत की सभ्यता जो है वो हजारों साल पहली है और उसकी जो लॉजिक है उसको वो लुप्त हो गई है, इसलिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कहा, मजा आ गया भार्गव साहब, आपकी बात सुनकर बहुत सुंदर। और जहां तक उर्वशी ने बात कही है और जहां तक अनिल जी ने बात कही है, एक शब्द और उसमें ऐड कर दीजिए, संयम। दोनों लोगों को, बाप को भी और बेटे को भी संयम की आवश्यकता है। जहां संयम होगा वहां समृद्धि होगी।
मेरे इस शब्द को बाद में नेक्स्ट मीटिंग में हम डेवलप करेंगे कि जहां आपने 4 शब्द बोले अनिल जी ने कि घर के अंदर ये, तो उसके मैं एक संयम 5वां शब्द और संभाल लगा। मैं भूलूंगा अपनी ड्यूटी में अगर मैं कुंवर जावेद जी का कृतज्ञता और धन्यवाद प्रकट नहीं करूं। उन्होंने बहुत आनंद दिया और बहुत ही हम सबको अपने गीतों से बहुत ही हमको प्रदान। ऐसे आदमी जो है बहुत बहुत नमस्कार जावेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो नहीं टॉलरेट कर पाएगा।